Assalamu alaikum, Laiba. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. Thank you so much for having me. It's my pleasure. I'm pretty much sure you and I and all the audiences now they do have an idea. That the main reason of having these workshop session is to get an idea कि यार इंडस्ट्री प्रोफेशनल किस तरीके से चीज़ें और किस तरीके से ग्रोथ को देख रहे होते हैं एंड थ्रू आउट माई ओवरऑल जर्नी ऑफ दिस वर्कशॉप सेशन मुझे ऐसा रहा है कि यार मेंटोरशिप डायरेक्टली अगर आपके प्रोफेशनल्स से आती है तो ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग फ़ील्ड्स हमने देखा होता है, नॉट ओनली ऑन लिंक्डइन, इन पाकिस्तान, यूएई इन अदर कंट्रीज़, वी सी दैट मेंटोरशिप के लिए काफ़ी मसला होता है क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि किस फ़ील्ड के अंदर किस तरीके से ग्रो करना है। सो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ के हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, लाइबा क्या कर रही होती हैं? इफ यू कैन जस्ट लाइक अपना एक छोटा-सा इंट्रो बता सकें सो पीपल विल हैव एन आइडिया दैट आजकल लाइबा क्या कर रही है, देन विल स्टार्ट द सेशन। Okay. So, hi, I'm Laiba Zafar. I work as a senior media planner here in Dubai, Omnicom. I've been a media planner and I've been in this industry since like 4 to 5 years now. And I started off as an intern and then assistant media planner, then media planner, and then a senior media planner. So I really like what I've chosen for myself. क्योंकि what you said कि mentor होते हैं लोगों के एंड देन दे लर्न कि अच्छा ठीक है हमें अब क्या करना है ज़िंदगी में। मैं हमेशा से ऐसी थी कि मैं प्री प्लान करती हूँ चीज़ों को। तो यूनिवर्सिटी में जो भी टीचर्स होते थे मैं उनसे जा के पूछती थी अच्छा आप ये पढ़ा तो रहे हैं बट आप एक्चुअली क्या करते हैं, आपकी क्या जॉब है? आई वाज़ वेरी क्यूरियस टू नो कि अच्छा लोग ये पढ़ तो रहे हैं, इतने सारे कोर्सेज़ हैं, डिज़ाइनिंग भी है, आर्ट से रिलेटेड भी काम है, मीडिया प्लानिंग भी है, रिसर्च भी है, तो एक्चुअली लोग करते क्या हैं आगे जाके? तो जो एक टीचर थे वहाँ के रिसर्च के सर सलमान उनका नाम था, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि आप ये पढ़ा तो रहे हैं बट आप मीडिया बाइंग एंड प्लानिंग का बहुत ज़िक्र करते हैं अपनी बातों में, तो आई वांट टू नो, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि ये चीज़ किस तरह होती है? क्योंकि ये थोड़ी-सी टेक्निकल भी लग रही है, आप प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट है इसमें, आई रियली वांट टू नो कि इसमें होता क्या है? सो ही सेड उनको मुझे देख के अंदाज़ा हुआ कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ और मुझे मुझे लर्न करनी है चीज़ें, तो उन्होंने बोला अच्छा मैं काम करता हूँ freelance. I have some freelance clients and I really need some assistance. You can start working with me और मैं आपको काम सिखाऊँगा भी और साथ-साथ आप मेरे साथ मैनेज करोगे काम। सो कंटेंट हो गया, वो पोस्टिंग हो गई, मैनेजमेंट हो गई, क्रिएटिव्स की मैनेजमेंट हो गई, वो सब चीज़ें मैं उनके साथ काम करी थी और मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग का भी इसमें इतना था कि वो मुझे एड्स लगाते हुए दिखाते थे, कि ऐसे लगता है, ये ऐसे रीच करते हैं लोगों को, ये ऑडियंस होती है, बहुत बेसिक चीज़ें। और उस वक़्त मैं उनके साथ कंसिस्टेंटली वो काफ़ी अरसे तक करती रही। इवन अगर वो शुरू में मुझे ऑब्वियसली मैंने उनसे पैसे नहीं माँगे, कि मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने सिर्फ़ लर्न करने के लिए अपना टाइम दिया और उन्होंने मुझे अपना टाइम दिया, एक वही बड़ी बात होती है इतने इतने ही अपने इसके टफ़ टाइम में किसी को सिखाने के लिए। तो मैंने उनसे सीखा एंड आफ्टर अ व्हाइल जब उनको लगा कि अच्छा हाँ, अब मैं हाँ-जान हो गई हूँ कुछ चीज़ों में, अब मैं वाक़ई उनका बहुत ज़्यादा एक चंक सँभाल रही हूँ, तो ही स्टार्टेड पेइंग मी। एंड देन थ्रू दैट उस पूरे 1 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, कंटेंट भी मैं अच्छा लिख लेती हूँ बट उसमें मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे फॉर अ लॉन्गर रन नहीं चाहिए, कैंसल। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग मैंने इलस्ट्रेटर वगैरह पे अपना छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट किया मोमेंट्रिया के नाम से। मैं फ्रेम्स बनाती थी, कार्ड्स बनाती थी। तो मैं बोलती थी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी मेरे उसका नहीं है क्योंकि मतलब मैं बोर हो जाती हूँ, एक ही चीज़ बना के फिर उसमें 100 चेंजेज़ आते हैं, तो मुझे ये भी नहीं पसंद। अब वो कैंसल हो गया। अब मैंने बोला अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, आई थिंक अकाउंट मैनेजमेंट भी अगर मुझे करनी है तो मुझे बहुत बात करनी पड़ती है, डिज़ाइनर को जाके बोलो ये कर दो यार, उसकी मिन्नतें करो, उसको बोलो। फिर मुझे बाद में जाके जब मैं एक्चुअली एड्स लगाना मैंने खुद भी शुरू की, ये सब कुछ किया तो मुझे लगा कि दिस इज़ माय थिंग, कि मैं अब इसमें आगे जा सकती हूँ एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक। हालाँकि उसमें एक फन फैक्ट ये है कि मुझे बचपन से मैथ्स और नंबर्स से बहुत उलझन होती है, मुझे नहीं पसंद। लेकिन इस सब में एक्सेल, मैथ्स, फ़ॉर्मूलाज़ और ये सब चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इससे अट्रैक्ट कैसे हुई लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। Fair तो enough. अ, आपकी स्टोरी your story is more likely a roller coaster started off with just a question of कि मीडिया प्लानिंग क्या होती है। सो अब हुँ, आपने तो बता दिया कि मीडिया प्लानिंग में आप आए कैसे। सही है। हुँ, जस्ट फॉर द ऑडियंस मुझे थोड़ा-सा बताओ क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम पीपल यूजुअली डोंट हैव एन आइडिया कि व्हाट्स द मेन जीडी ऑफ अ मीडिया प्लानर, ठीक है? द लेमन टर्म
अ पर्सन नो इज़ कि मीडिया प्लानर वो होता है जो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड्स लगाता है, ठीक है? सो जस्ट फॉर द ऑडियंस थोड़ा-सा बताइए कि व्हाट आर द के कोर जेडी ऑफ अ मीडिया प्लानर? मीडिया प्लानर का क्या-क्या काम होता है ताकि लोगों को पता चल सके उसके बाद आई डू हैव फ्यू क्वेश्चन्स ताकि लोगों को भी क्लियर हो जाए कि मीडिया प्लानर क्या क्यों करता है? ओके। सो आई विल स्टार्ट विद वन थिंग। पाकिस्तान में मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग बहुत डिफरेंट, उसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है और उसकी जेडी भी बहुत डिफरेंट है। हुँ, और यूएई में बहुत डिफरेंस है। हुँ, इन अ वे कि पाकिस्तान में एक ही बंदा है जो मीडिया प्लानर एंड बायर दोनों कहलाता है, फॉर डिजिटल स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इट। सो वो मीडिया प्लानिंग भी करता है, मीडिया बाइंग भी करता है। यहाँ पे रोल्स दोनों के डिफरेंट हैं। एक हुँ। पूरी मीडिया प्लानर की प्लानर है, उसकी टीम है, वो मैनेजर भी है, उसके अंडर मीडिया प्लानर है, सीनियर मीडिया प्लानर है एंड देन देयर इज़ परफॉर्मेंस मैनेजर, उसके अंडर परफॉर्मेंस के लोग हैं। तो वो उन्होंने सेपरेट किया हुआ है। अब इसका अगर मैं आपको बताऊँ तो मीडिया प्लानिंग स्पेसिफिकली कि मैं रिसर्च करूँ, मैं स्ट्रैटेजी बनाऊँ, मैं मार्केट गोल्स को समझूँ, अपने क्लाइंट के मैं समझूँ कि उसकी ऑडियंस, उसकी मार्केट क्या है और उसके केपीआईज़ क्या है, उसका गोल क्या है, इसका इसका एंड गोल क्या है। और मैं उसको उसके हिसाब से और प्रीवियस डेटा अपनी प्रीवियस जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और मैं जानती हूँ प्लेटफ़ॉर्म की चीज़ें, उसकी बेसिस पे उसको एक स्ट्रैटेजी बना के दूँ, उसको एक मीडिया प्लान बना के दूँ। बाय स्ट्रैटेजी आई मीन कि मैं उसको बताऊँ कि ठीक है, दिस इज़ योर टारगेट ऑडियंस। इस टारगेट ऑडियंस को इस तरह से कैटर किया जा सकता है, इन चैनल से टारगेट किया जा सकता है। अगर आपकी जेन ज़ी टारगेट ऑडियंस है, आजकल फॉर एग्ज़ाम्पल वो टिकटॉक बहुत इन है। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल 50% हम बजट टिकटॉक पे लगा देते हैं, 20% हम फेसबुक पे लगा देते हैं, 30% हम इंस्टा पे लगा देते हैं और लाइक दिस ओके। और जो मीडिया बाइंग का बंदा होता है, बेसिकली वो एग्ज़ीक्यूशन करता है। मैंने प्लान बना के दे दिया, रिसर्च कर ली, स्ट्रैटेजी कर ली, एवरीथिंग इन प्लेस, प्रेज़ेंट कर दिया क्लाइंट को, अप्रूवल आ गया। द बायर, द परफॉर्मेंस पर्सन, दैट गाय इज़ रिस्पांसिबल फॉर द एग्ज़ीक्यूशन, फॉर टेकिंग थिंग्स लाइव और उसको एक्चुअली प्लेटफ़ॉर्म पे इम्प्लीमेंट करना और उसको टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज़ करना, उसकी पेसिंग देखना कि अच्छा ठीक है, इज़ इट गिविंग अस द सेम रिजल्ट्स व्हाट वी प्लान्ड फॉर? तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स हियर। बट इन पाकिस्तान एक ही बंदा होता है, वो प्लान भी बनाता है, वो एग्ज़ीक्यूट भी करता है, वो उसकी परफॉर्मेंस भी देखता है, वो एंड की रिपोर्टिंग भी जाके करता है। फेयर इनफ। तो आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अ मीडिया प्लानर और अ मीडिया बायर फॉर अ डिजिटल स्पेस इज़ बेसिकली अ सेल्स टीम जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट अवाम को बेच रहे होते हो और आपको ये चीज़ देखनी होती है आपको किस क्रिएटर ऑडियंस को या किस क्रिएटर प्लेटफ़ॉर्म पे वो चीज़ बेचनी है। गॉट इट। श्योर। अब मुझे ये बताइएगा कि you being a media graduate and a lot of students do media sciences, um, टू डू समथिंग लाइक यार वो अकाउंट मैनेजर बन जाएँगे या क्रिएटिव किसी फ़ील्ड में काम करेंगे। मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग इज़ अ वेरी वेरी वास्ट फ़ील्ड, ठीक है? वास्ट इज़ एज़ इन कि एक क्लाइंट का एंड इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट नंबर्स, आल्सो अबाउट द मनी, हुँ, ठीक है? इन यस। पाकिस्तान व्हाट वी सी इज़ आफ्टर आफ्टर दिस कोरोना फेज़ 2020 के बाद हमने चीज़ें देखी कि अ लॉट ऑफ कंपनीज़ केम अप कि यार वो सर्विसेज़ देने लगी और a lot of brands really wanted to explore that side as well क्योंकि यस। हमने अपना डिजिटल एस्पेक्ट बढ़ाना था, ठीक है? और लोगों को फिर ये लगता है कि मीडिया बाइंग या मीडिया प्लानिंग लोगों को ये लगता था कि भाई किसी भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ बूस्ट कर दी जाए, ठीक है? बट इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट फील्ड जहाँ पे आपको इन डिटेल बहुत सारी चीज़ें करनी होती है जैसे अभी आपने बताया उसमें रिसर्च ये सारी चीज़ें। But if this field is that much important, why there's only a one course in the overall degree? ठीक है? I don't think कि आप जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन में ये चीज़ पढ़ते होंगे वो 6 महीने में या 4 महीने में जो भी 15 14 15 क्लासेस होती हैं, उसमें मीडिया प्लानिंग सीख सकते हैं। क्योंकि मीडिया प्लानिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट कि यार फेसबुक पे ऐड लगाना कैसे? आपको ये हुँ, चीज़ देखनी होती है कि आप कौन-सी डायनामिक्स को फ़ॉलो करेंगे, कौन-सा पैसा कहाँ लगाएँगे और इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने कोई डेमो बना के लगा रहे, आपको असली में भी यस। ऐड रन करने होते हैं, ठीक है? डू यू थिंक मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग इज़ समथिंग जो कि आप 4 महीने में पढ़ सकते हैं? आपका तो इंटरेस्ट रहा, तो आपने उस तरीके से फ़ॉलो करा उसको, ठीक है? एंड द सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस उसके अंदर ही एक्सेल करा। लोगों का हुँ, मसला ये होता है भाई ग्रेजुएशन के बाद ना कोई रोड मैप नहीं होता, ठीक है? लोग कोई भी चीज़ प्लान नहीं करते इस तरीके से। तो मुझे थोड़ा-सा ये बताओ कि अगर एक बंदे को
मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग की फील्ड में जाना है ग्रेजुएशन के बाद, क्या रोड हुँ, मैप आपको लगता है उसका होना चाहिए? क्योंकि हर किसी के पास तो लाइबा ज़फ़र जैसी किस्मत नहीं है ना कि वो किसी टीचर से पूछ के और वो टीचर भी उनको बताए, ठीक है? क्योंकि दिस इज़ व्हाट द मेन रीज़न, हैविंग मेंटोर्स इज़ गुड बट हैविंग द राइट मेंटोर इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग, ठीक है? आई एम प्रीटी मच श्योर कि क्योंकि जब आपने स्टार्ट करा होगा, तब मीडिया बाइंग अलग तरीके से होती होगी। अब होता हुँ, क्या है कि आप कोई चीज़ सीखने का सोचते हो, अगले दिन उसका एआई टूल आ जाता है। हुँ, फिर आप सुबह उठते हो, आपको पता चलता है भाई गूगल ने कोई नई चीज़ लॉन्च कर दी है, ओपन एआई ने कोई नई चीज़ लॉन्च कर दी है, ठीक है? तो मुझे थोड़ा-सा रोड मैप बताना, क्योंकि यू आर इन द फील्ड फॉर मोर देन 4, 5, 6 इयर्स नाउ, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि अगर अ पर्सन वांट्स टू स्टार्ट एंड बिकम अ मीडिया प्लानर और मीडिया बायर, ठीक है? व्हाट शुड बी द राइट रोड मैप बिफोर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन, ताकि लोगों को पता चले? ओके। सो एज़ यू सेड कि पूरी डिग्री में सिर्फ़ एक ही कोर्स क्यों है मीडिया हुँ, प्लानिंग एंड का। आई एग्री विद दैट कि एक ही कोर्स क्यों है और उसमें आप 4 महीने में शायद सीख भी नहीं सकते इतना कुछ। हुँ, हाँ, बेसिक्स आप सीख सकते हो बट एक्चुअली में जाके उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, उसके आगे-पीछे क्या होता है, टूल्स को सीखने के पहले क्या एक थॉट प्रोसेस होता है, डेटा कैसे देखा जाता है, एनालाइज़ेशंस कैसे होती है, रिसर्च कैसे होती है, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। बट बट एक पॉइंट ये भी है कि मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग इटसेल्फ एक अपने में ही एक चीज़ नहीं है, उसके उसके पीछे रिसर्च है, जिसका एक कोर्स मुझे जहाँ तक याद है कि मार्केट रिसर्च का एक कोर्स था, तो हुँ, दैट इज़ आल्सो लिंक्ड टू इट। उसके अलावा मुझे एग्ज़ैक्टली कोर्सेज़ के नाम तो याद नहीं है बट आई थिंक ब्रांड एंड मैनेजमेंट करके कुछ एक कोर्स का नाम था एडवर्टाइज़िंग में, तो वो भी उसका एक पार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे कोर्सेज़ आपको कुछ ना कुछ इनसाइट देते हैं और वो मिला के बहुत सारी चीज़ें आप एक फ़ील्ड में एंटर होके उसके ऊपर काम करते हैं। हाँ, उसको अब ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताए कि अच्छा मैं आपको ये कोर्स तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आगे जाके आप जब एक जॉब करते हैं, तो अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जॉब रोल है, तो उसमें आपको ये काम कितना आएगा या आपको इसके बारे में कितना पता होना चाहिए। तो ये एक मेंटर की, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दैट आल्सो कम्स फ्रॉम अ स्टूडेंट एज़ वेल कि वो कितना क्यूरियस है जानने में कि अच्छा मैं ये पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन आगे जाके मेरे किस रोल में हो सकती है, हुँ, किस जॉब रोल में मुझे ये हेल्प करेगा। सही है? उसके बाद अगर आप कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद रोड मैप क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन से पहले ही आपको अपना रोड मैप बनाना शुरू करना होता है, अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद एक एक प्रॉपर वो पता पता करना है कि मुझे अब करना क्या है ज़िंदगी में, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पता करने बैठेंगे ना, तो दैट्स टू लेट। तो फिर आप 1 साल इसी में ज़ाया कर देंगे कि एक आपने इधर इंटर्नशिप करी, वो समझ में नहीं आई, फिर दूसरी जगह इंटर्नशिप करी, वो भी समझ में नहीं आई, फिर आप एमटीओ प्रोग्राम में चले गए, फिर आपने वहाँ गए तो आपने बोला अच्छा ये भी समझ में नहीं आ रहा, अब करना क्या है? तो 1-2 साल आप ज़ाया कर देते हो। तो व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि आप अपने 2 साल के बाद एट लीस्ट कहीं न कहीं से स्टार्ट करें। आप भई टीचर्स पढ़ाने आते हैं, बहुत सारे विज़िटिंग फैकल्टीज़ होती हैं, जो कि बहुत यंग टीचर्स होते हैं, वो ऑलरेडी फ़ील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनको बहुत अरसा भी नहीं हुआ होता, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस भी होता है उनका फ़ील्ड का। तो आप उनके साथ जाके बात करें, आप उनसे पूछें सर मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप मुझे बताएँ कि मुझे कहीं आप इंटर्नशिप बता सकते हैं इसकी मुझे अगर कहीं पे करनी है, आप अपने ऑफ़िस में ही मेरे लिए बात कर लें। दिस इज़ वेरी ईज़ी, ठीक है? तो आप इंटर्नशिप से स्टार्ट करें, आप इंटर्नशिप का टाइम नहीं निकाल सकते, आप कुछ ऐसा स्टार्ट करें जो आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ-साथ कर सकते हैं होम बेस्ड। जी, कि आप किसी के साथ फ्रीलांसर जो है आप उसको कनेक्ट कर लें कि आप मुझे थोड़ा बहुत अपना काम दे दें और शुरू में आपको पैसों की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। आपको जब काम आ जाएगा ना पैसे आपके पास खुद भाग के आएँगे। जो आजकल बच्चे निकलते ही एक्सपेक्ट करते हैं ना हमें 50,000 की नौकरी मिल जाए, ऐसे नहीं होता। आपको पहले रगड़ा खाना पड़ता है। आपको 10-15,000 भी अगर कोई दे रहा है ना वो गनीमत है अगर आपको कोई सिखा रहा है तो। क्योंकि जी। जितना कैजुअल होता है अगर कोई आपको प्रायोरिटाइज़ करके काम सिखा रहा है दैट इज़ वे टू बिग फॉर यू। तो आप इस तरह से सीखना शुरू करें ताकि आप जब ग्रेजुएट हों आपको पता हो कि अच्छा और आपके पास पहले से माइंड में होना चाहिए कि आपने कहाँ-कहाँ अप्लाई करना है। आप शॉर्टलिस्ट करके रखिए कंपनीज़ को। आप देखें कि आपने इन कंपनीज़ में क किस-किस रोल में अप्लाई करना है। आप एचआर ढूँढ के रखें उनके। आप उनको मैसेज करें कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, आपके पास कोई एमटीओ प्रोग्राम है, कोई इंटर्नशिप्स हैं, तो मैं इस मंथ में ग्रेजुएट हो रहा हूँ, उसके बाद मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। हुँ। दिस इज़ हाउ यू प्लान थिंग्स अहेड। परफेक्ट, तो मतलब सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ये माइंडसेट लोगों को होना चाहिए कि अम, you can get mentorship, you can get guidance from people, but
उसका सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं, ठीक है? आप क्योंकि बहुत जगह मैंने ये देखा होता है कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे होते हैं, तो बेसिकली इन यूनिवर्सिटी व्हाट आई सी इज़ देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। नंबर 1, जो कि उनको रियलिटी पता होता है कि भाई अगले 4 साल बाद क्या होना है और वो उसमें मेहनत कर रहे होते हैं। देयर आर पीपल हू आर डूइंग things for good grades कि यार वो 4.0 जीपीए आनी चाहिए। एंड आई पर्सनली डोंट हैव एनी बैड थिंग्स रिगार्डिंग टू कि यार आपकी जीपीए अच्छी हो या ना हो, वो भी अच्छी होनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई पर्सनली बिलीव, क्रिएटिव फील्ड के अंदर आपका एक्सपोजर ज़्यादा बोलता है, ठीक है? दैट कम्स टू अ पॉइंट कि यार मुझे अगली चीज़ बताइएगा कि हाउ डू यू थिंक यार, लाइक बीइंग एज़ अ मीडिया बायर एट प्लैनेट, ठीक है? एंड ऐसा नहीं है कि आपने थ्रू आउट कुछ और करा और फिर आप आज मीडिया प्लानर एंड बायर बने हो, ठीक है? मुझे ये बताओ कि यहाँ पे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। जो जिस भी क्लाइंट, जिस भी ब्रांड के लिए आप काम करेंगे, उसका रियल पैसा लग रहा होगा किसी चीज़ पे, ठीक है? पोर्टफोलियो कैसा होता है मीडिया बायर एंड प्लानर का, ठीक है? आप अपने आप को सेल करते कैसे हो? क्योंकि बहुत सारा मसला ये होता है कि लोगों को काम आता है, ठीक है? हुँ। लोगों को पता होता है कि काम करना कैसे, ठीक है? बेचना नहीं आता आपको। उनको उनको बेचना नहीं आता, मतलब मैं मीडिया बायर एंड प्लानर तो शायद इसके लिए 100 ऑन 100 सही सही एग्ज़ाम्पल बनती है, क्योंकि वो तो किसी और के लिए चीज़ बेच रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने आप को कैसे बेचना है, ठीक है? लोगों को ऐसा लगता है कि टूल्स आने से उनकी आउटरीच बढ़ती है, ठीक है? आप अपने आई थिंक अब तो अगर आप शायद सर्च करते हैं, तो आपको एक जैसी प्रोफ़ाइल के 1000 बंदे मिल जाएँगे, क्योंकि अब हर बंदा हर चीज़ कर रहा है, ठीक है? यस। आपको इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको ये पता हो कि यार आपको अपनी आउटरीच बढ़ानी है, तो बढ़ानी कैसे? तो मुझे थोड़ा-सा इस बारे में बताओ, व्हाट शुड बी द राइट पाथवे टू incre to increase your outreach, number 1, and what is the right way to manage your portfolio as a media buyer and planner? अच्छा। अच्छा, ये सवाल मैंने अपने आप से भी किया था, जब मैं हुँ। अप्लाई शुरू तो किया था मैंने तो चला होता है। जवाब मिल गया ना आपको? हाँ, अभी भी शायद कंप्लीटली मैं बहुत वो नहीं हूँ क्योंकि ऑनेस्टली मैंने कभी अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया। हुँ। मैंने लेकिन जब मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू करी कि यार ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो अपना एक पीडीएफ बना लेते हैं जिसमें वो अपने बहुत अच्छे-अच्छे आर्टवर्क्स लगा देते हैं और दिखा देते हैं कि देखिए मैंने ये बनाया था। और वो बहुत मतलब इट्स ईज़िली क्या कह सकते विजुअली रिप्रेजेंटेटिव होता है। हाँ, अब आप ये चीज़ दिखा सकते हैं, कोई चीज़ देख हाँ। सकते हैं। हाँ, तो मैंने बोला कि ठीक है, वो ऐसे कर लेता है, तो मीडिया प्लानर एंड बायर जो है वो अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाता होगा? तो मेरे ख़ैर मैंने कुछ लोगों को फ़ॉलो किया लिंक्डइन पे, मैंने कुछ रिसर्च करी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मीडिया प्लानर एंड बायर अपने जो पोर्टफोलियो है वो इस तरह से सेल आउट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक सर्टेन पॉइंट पे मैकडॉनल्ड्स के लिए काम किया है, सही है? मैंने उसके लिए जब काम किया, तो मेरे क्लाइंट के केपीआईज़ क्या थे? मैंने उस केपीआईज़ को देखते हुए जो मीडिया प्लान बनाया और बेसिकली फिर उसको एग्ज़ीक्यूट किया। उसके बाद मेरे जो रिज़ल्ट्स थे वो एक्चुअली में कितने सक्सेसफुल मैंने उसको कैंपेन को कितना सक्सेसफुल बनाया। तो इट्स ऑल कि मैं वो नंबर्स से दिखा सकती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे क्लाइंट का गोल था कि उसको अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसमें से 35% ऑफ द टारगेट ऑडियंस को रीच आउट करना था। और इतने फॉर एग्जांपल 50,000 व्यूज़ चाहिए थे, लेकिन मैंने जब कैंपेन चलाई तो मैं 1.5 लाख व्यूज़ ले आई। तो मैं उसको दिखाऊँगी कि द केपीआई वाज़ 50,000 व्यूज़ बट आई अचीव्ड 1.5 लाख व्यूज़ इन दिस अमाउंट एंड माय टारगेट ऑडियंस वाज़ दिस। मैंने इसको इतना टारगेट ऑडियंस को सेट किया और मेरी जो एंगेजमेंट आ रही थी वो मेरी उसी टारगेट ऑडियंस की तरफ से आ रही थी जो एक्चुअली में मेरी थी। मैंने उसको किसी मेरी जो टारगेट ऑडियंस जो सेट थी वो कोई ऐसी नहीं थी कि अगर मेरी टारगेट ऑडियंस फॉर एग्जांपल उमैर है, वो आगे अलिशबा कमेंट कर रही है जो कि 40 साल की है। तो दिस इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट योर पोर्टफोलियो कि आप नंबर से दिखाते हो कि दिस वाज़ माय केपीआई, मैंने ये वाले बजट्स चलाए हैं, मैंने इतने मिलियंस का एक अकाउंट मैंने मैनेज किया है, उसके ये केपीआईज़ थे। दिस इज़ हाउ यू शो शोकेस योर वर्क एज़ अ मीडिया प्लानर एंड बायर। आई थिंक It's about you a lot. ये वाला सवाल इसलिए पूछा क्योंकि थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग इन दैट वे कि मुझे ऐसा लगता है एवरी फील्ड यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है? एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट को ना इसमें इंटरेस्ट है कि लाइबा रहती कहाँ है, ना मार्केट को इसमें इंटरेस्ट है कि आपका ओवरऑल पर्सोना कैसा है। एवरी पर्सन वांट्स टू नो कि आपने अपने
XYZ प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्या सॉल्यूशन दिया अपने ब्रांड को, ठीक है? और नॉट ओनली डिज़ाइन, मैं आजकल देख रहा होता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि अपने काम को सेल कैसे करना है, ठीक है? नो वन वांट्स टू नो द फाइनल रिजल्ट, कि अगर आप किसी को बोलेंगे ओके फाइन, आई गॉट XYZ ब्रांड और मैंने उनकी मीडिया प्लानिंग देखी और मैंने उनको 5 लाख व्यूज़ दे दिए। तो वो लोगों को कंपैरिज़न करना बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर आप उनको ये बोलेंगे कि उनका टारगेट 2 लाख था, जो उनके पिछले 2 साल में नहीं हो रहा था, मैंने काम करा और वो 5 लाख में हुआ, एंड दिस इज़ हाउ यू हुँ, ग्रो, ठीक है? एंड आई थिंक लिंक्डइन इज़ अ वेरी, वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपका विजुअली कहीं न कहीं आप दिखा रहे हो अपने नंबर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने, लोगों को क्या होता है कि लोग काम करते रहते हैं, ठीक है? और वो अपने पास कोई चेकलिस्ट नहीं बनाते, और फिर जब उनको एंड ऑफ पूछा जाता है आपने क्या काम करा, तो आप ब्रांड्स के नाम तो हर कोई गिनवा सकता है आई थिंक। क्योंकि अगर आप किसी भी फ़ील्ड में, अगर मैं अकाउंट मैनेजमेंट की बात करूँ, तो गिनती की कोई 15-20 बड़ी एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। छोटी तो बहुत सारी होंगी, आई थिंक 2-3 लाख होंगी, हर गली के अंदर एक है। उसमें होता है कि तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदे ने हर ब्रांड के लिए थोड़ा बहुत काम करा होता है। अब किसी को हुँ, ये नहीं पता कि आपने उस ब्रांड के लिए स्पेसिफिकली करा क्या है, ठीक है? हुँ, मतलब पाकिस्तान में तो मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई शेल पाकिस्तान के लिए एक सोशल मीडिया की पोस्ट बना रहा था, तो वो भी अपने पोर्टफोलियो में लिखता है कि मैंने शेल पाकिस्तान के लिए काम करा है। और ऐसा बहुत मरतबा हुआ है कि व्हेन आई वाज़ इन पाकिस्तान, आई वाज़ हायरिंग फॉर सम पोज़ीशन, ठीक है? और मेरे पास पोर्टफोलियो आते हैं, जो 2 साल का एक्सपीरियंस वाला उसने भी शेल पाकिस्तान के लिए काम करा है, जिसने 4 साल काम करा उसने भी शेल पाकिस्तान के लिए काम करा, और शेल पाकिस्तान को शायद खुद भी नहीं पता होगा कि कितने बच्चों ने उसके लिए काम करा है, ठीक है? हाँ, लेकिन ज़रूरी होता है कि आप उसको आउटरीच करें, क्योंकि कहीं न कहीं वो एक आपको इम्पैक्ट दे रहा होता है, ठीक है? हुँ, लेट्स मूव टुवर्ड्स द कन्वर्सेशन टुवर्ड्स वेयर आर यू राइट नाउ, ठीक है? So now you are in UAE, ठीक है? माशाल्लाह से यू आर इन UAE फॉर मोर देन 2 इयर्स नाउ। अब मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा कि हाउ वाज़ योर जर्नी शिफ्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू UAE? इज़ अनप्लैन्ड, प्लान्ड, ऐसे ही हो गया? कोई चीज़ प्लान सोचा था कि करना है, नहीं करना? ठीक है? दूसरा ये कि हाउ डू यू सी द मार्केट शिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड टू UAE? ओके। सो मैं हमेशा से ना ऐसी रही हूँ, मैंने हमेशा प्री प्लान की हैं चीज़ें। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने सोच लिया था बाय द एंड ऑफ यूनिवर्सिटी कि मैंने मीडिया प्लानिंग एंड माइंड में ही जाना है और मैंने इसी को परस्यू करना है। मेरा जो उस वक़्त एक था ना गोल कि मैं अपने आप से तब खुश होंगी जब मैं ग्रुप एम में अ, चली जाऊँगी, मैं ग्रुप एम जॉइन कर लूँ। तो वो मेरा गोल था कि अगर मैंने ग्रुप एम जॉइन कर लिया ना, तो मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ़ एक ही मीडिया बाइंग हाउस है, जो कि एमएन जो कि मल्टीनेशनल है, वो ग्रुप एम है फ़िलहाल, ठीक है? तो मेरे लिए एक वो बहुत बड़ा गोल था। हुँ, अब मैंने अपना जो पाथवे था वो उसी तरह पूरा शुरू से प्लान किया कि अच्छा अगर मैं अभी असिस्टेंट मीडिया प्लानर कहीं पे लग गई और मैंने इतने अरसे में वो पोज़ीशन में काम कर लिया, फिर मैं मीडिया प्लानर कहीं और एक और अच्छी एजेंसी में चली जाऊँ जहाँ जिसका नाम हो, जो ग्रुप एम रिकॉग्नाइज़ करता हो, तो फिर मैं ग्रुप एम चली जाऊँगी। तो मैंने अपना ये पाथवे बनाया कि मैं पहले इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशंस था एक कंपनी, वहाँ पे मैंने असिस्टेंट मीडिया प्लानिंग करी, फिर मैं मैनहट्टन चली गई, मैं वहाँ पे मीडिया प्लानर थी। तो फिर ग्रुप एम के पास ऑन बोर्ड हुआ क्लाइंट कोक, और उसके लिए वो लोग देख रहे थे, तो मैंने अपनी रेज़्यूमे भेज दी और मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गई और मैंने वहाँ से अपना मीडिया प्लानिंग का जर्नी शुरू करी। अब मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मैं एक पोज़ीशन पे नहीं रहना चाहती, मैं बहुत जल्दी ग्रो करना चाहती हूँ। तो मुझे होता था कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है। अब मैंने जो शुरू से सीखा था, वो मैंने डिजिटल मीडिया प्लानिंग सीखी थी। मुझे ग्रुप में जॉब मिली एज़ अ टीवी मीडिया प्लानर। मेरा कोई टीवी मीडिया प्लानिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही मुझे फॉर अ लॉन्गर टर्म करना था, लेकिन जस्ट टू गेट इन, आई एक्सेप्टेड इट और मैंने उनसे मेंशन किया, मैंने बोला देखिए आई विल डू टीवी मीडिया प्लानिंग, बट आई वुड आल्सो वांट टू सपोर्ट डिजिटल पे। तो जब मैंने स्टार्ट किया, मैं टीवी मीडिया प्लानिंग कर रही थी, जो मेरे डायरेक्टर थे टीम के, वो मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इंडस्ट्री में। अगर आपने उनके अंडर काम किया है, तो आपकी खुशनसीबी है। तो मैंने उनसे बोला कि मैं उनके पीछे पड़ी रहती थी, हालाँकि वो थोड़े-से वो थे, सब उनसे डरते थे बात करने में, मैं जाके उनसे बात कर लेती थी। मैं कहती थी कि मुझे जो है ना टीवी मीडिया प्लानिंग मैं कर चुकी हूँ, मैंने आपको दिखाया है कि मैं सब चीज़ें अब सीख चुकी हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे डिजिटल का भी कुछ काम दें, मैं करना चाहती हूँ, वरना मैं भूल जाऊँगी जो मैंने किया है। क्योंकि डिजिटल मीडिया प्लानिंग इज़ लाइक आज मैंने फ़ेसबुक, ऐसा नहीं है कि मैंने आज पूरा प्लेटफ़ॉर्म चलाना सीख लिया, कल मैं जाऊँगी सब चीज़ें सेम होंगी, नहीं, इट्स लाइक दिस। कल को कुछ भी आ जाता है उसके अंदर, कोई नया टूल आ जाएगा, कोई नहीं।
ऑप्शन आ जाएगी। तो आप अगर थोड़े महीनों के लिए भी गायब है ना इस फ़ील्ड से, तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो फिर मैंने डिजिटल मीडिया बाइंग करना शुरू कर दी, और फिर मैं दोनों कर रही थी। मैं बेसिकली आई वाज़ द फर्स्ट हाइब्रिड प्लानर इन ग्रुप एम। और फिर उसके बाद से सबने सोचा कि अच्छा हाँ, हाइब्रिड भी तो कोई हो सकता है, टीवी और डिजिटल दोनों करने वाले भी जो लोग हम हायर कर सकते हैं। तो मैंने वो चीज़ शुरू करी और काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, और फिर उस चीज़ की वजह से मुझे बहुत जल्दी अर्ली प्रमोशन मिला, जो कि मुझे डिस्कस भी नहीं किया गया था। मुझे अचानक ईमेल आई कि मैं सीनियर मीडिया प्लानर बन गई। आई वाज़ लाइक व्हाट? कुछ महीनों बाद। तो मैं सीनियर मीडिया प्लानर बन गई। इसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं बन गई, अब नेक्स्ट क्या है? अब मुझे मैनेजर बनना है। लेकिन अब मुझे 2 साल होने वाले हैं कोप में, तो अब मुझे कुछ नया, क्योंकि मैं हमेशा से ना बोर हो जाती हूँ चीज़ों से। मुझे कुछ नया चाहिए होता है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, अब मैंने बैचलर्स किया था, मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया चली जाती हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का शौक है। तो मैंने बोला चलो अब मैं करती हूँ। उसमें मैं ढीली पड़ जाती थी, और डॉक्यूमेंटेशन सोच के ही आपका दिमाग हो जाता है कि अच्छा अब क्या करना है। मैंने बोला चलो वो तो नहीं, लोग ना दुबई अप्लाई करते हैं, मैं एक काम करती हूँ, लिंक्डइन खोल के ना रेज़्यूमे बनाती हूँ अपनी अच्छी-सी इलस्ट्रेटर पे। क्योंकि इलस्ट्रेटर तो आता है, हमने मीडिया प्लानिंग वो मीडिया साइंसेज़ किया हुआ है। मैंने अपनी अच्छी सी सीवी बनाई, इसमें मैंने सब लोगोज़-वोगोज़ डाल दिए, मैंने इस पे काम किया है। और मैं रोज़ 1 घंटा निकालती थी, लिंक्डइन खोलती थी, और मैं जो ना जॉब सर्च करती थी यूएई की, एचआर सर्च करती थी, ठक, ठक, ठक सीवीज़ डाल दी। सीनियर मीडिया प्लानर की डाल दी, मीडिया प्लानर की डाल दी, एक लेवल डाउन जाने को भी तैयार थी, सब कुछ बस रोज़ डालती थी और भूल जाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं वेट कर रही हूँ, अच्छा कॉल नहीं आ रही, कॉल नहीं आ रही। ये मैंने लेकिन बहुत कुछ कम अरसे के लिए किया, 2-3 महीने, एंड देन सडनली मैं अपना काम कर रही थी ऑफ़िस में, मुझे दुबई के नंबर से कॉल आ रही है। मैंने बोला ये कौन कॉल कर रहा है? मुझे क्यों कॉल करेगा कोई दुबई से? क्योंकि हर जगह से तो रिजेक्शन ईमेल आ रही थी। मैंने बोला कोई डायरेक्ट कॉल कैसे करेगा? ईमेल क्यों नहीं आई? मैंने कॉल उठाई तो मुझे जो है वो एचआर की कॉल थी उम्मीकॉम से। उन्होंने बोला कि आई हैव सीन योर प्रोफाइल, और आई थिंक यू आर अ गुड फिट फॉर दिस अकाउंट इन उम्मीकॉम। सो अगर तुम कहती हो तो ये सब चीज़ें हैं, मैं तुम्हारा इंटरव्यू करवा दूँ? मैंने बोला हाँ, करवा दें। मैंने इंटरव्यू दिया, पहला इंटरव्यू दिया, दूसरे राउंड में गए, दूसरे राउंड में प्रेज़ेंटेशन पूरी एक ब्रीफ मिली थी मुझे, मीडिया प्लान बनाना था, स्ट्रैटेजी बनाई थी। इट वाज़ अ लाइक वास्ट डिटेल्ड प्रेज़ेंटेशन, आई वर्क्ड ऑन इट, और मैंने उसको प्रेज़ेंट किया जाके। अच्छा, पहली बात ये कि मैं इसलिए भी ये करना चाहती थी दुबई में और सीवी अप्लाई करती, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कहीं पे अप्लाई किया और मैं रिजेक्ट हुई हूँ। लेकिन ये पाकिस्तान का एक्सपीरियंस था मेरा। तो मैंने बोला अच्छा मैं देखना चाहती हूँ मैं कितने पानी में हूँ, कि अगर मैं कहीं बाहर अप्लाई करके इंटरव्यू देती हूँ तो क्या मैं वाक़ई सेलेक्ट होती हूँ या नहीं? तो दिस वाज़ टू टेस्ट माय सेल्फ। तो मैंने इंटरव्यू दिया, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड में उन्होंने मुझे बोला कि आप रिजेक्ट हो गई हैं। मैं बोला ओके, मैंने इसको इतना दिल पे नहीं लिया, मैंने बोला खैर है, वैसे भी किसका ही होता है। तो जो है मैं भूल गई। फिर दोबारा मुझे उस एचआर की कॉल आई, उसने बोला देखो तुम वहाँ से तो रिजेक्ट हो गई हो, बट एक और, क्योंकि ओमनीकॉम हैज़ 5 टू 6 एजेंसीज़ विदिन इट। उसमें एक और एजेंसी के लिए रिक्वायरमेंट है, और तुम क्योंकि सेकंड राउंड तक भी आ गई थी, तुम जो हो काफ़ी वो हो, कैपेबल हो, आई वुड लाइक कि तुम उसके लिए भी इंटरव्यू दे दो। मैंने बोला ठीक है, मैंने उसके लिए हाँ कर दी, मैंने डेट लॉक कर दी। वेडनेसडे को मेरा इंटरव्यू था, मैं ट्यूसडे को उसको मैंने मैसेज किया एचआर को, मैंने बोला कि मैं नहीं कर सकती, मेरा कुछ चल रहा है, तो आप ना छोड़ दें, आप किसी और को कर लें, क्योंकि मैं इतनी वो हो गई थी डिमोटिवेट, मैंने बोला किसका ही होता है, वैसे ही मैंने 4 दिन लगा के पहले प्रेज़ेंटेशन बनाई, अब मैं दोबारा बैठ के बनाऊँ। तो मैंने बोला छोड़ो, मेरी बहन ने मुझे बोला न लाइबा नहीं कुछ भी बनाओ, रात में बैठ के बनाओ, लेकिन प्रेज़ेंट कर दो, रिजेक्ट कर देंगे इट्स ओके, लेकिन तुम इंटरव्यू दो। मैंने बोला ठीक है, आप ही बस कर लेती हूँ। मैंने बस थोड़ा बहुत इतना दिल भी नहीं लगाया, बस जो भी समझ आया प्रेज़ेंटेशन बनाई, नेक्स्ट डे इंटरव्यू दिया, और पता नहीं कैसे लेकिन वो बहुत अच्छा हो गया। और फिर मुझे उसकी काफ़ी अरसे बाद कॉल आई कि तुम्हारा थर्ड राउंड है, और तुम जो हो बिज़नेस यूनिट डायरेक्टर तुमसे बात करना चाहती है। तो उस वक़्त इत्तेफ़ाक से मैं दुबई आई हुई थी टूर पे अपनी बहन के साथ। तो जब वो ख़ैर थर्ड राउंड होता है, आपको पता चल ही जाता है कि बेसिकली आप ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो ही गए हो। तो मैंने जाके उससे मैं मिली बिज़नेस यूनिट डायरेक्टर से, और मैंने उसको बताया, उसने मुझसे नॉर्मल चिट-चैट करी कि तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी है, तुम किस तरह के क्लाइंट्स हैंडल कर लेती हो, मैंने उससे बात-वात करी। तो मुझे उसी दिन ऑफ़र लेटर आ गया। मैं यहाँ पे कुरानिक पार्क में थी, पीछे कुरान चल रहा था, और मुझे एक ईमेल आई और उसके अंदर था कि आपको ऑफ़र लेटर दे रहे हैं। तो वो ख़ैर मेरे लिए इट वाज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट, और मैं सेलेक्ट हो गई। अब मुझे उस सिलेक्शन के बाद जब मैं बहुत अरसा मैंने यहाँ पे काम करा, तो मैंने उस बंदे से जाके पूछा। मैंने बोला आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। आप मुझे बताएँ कि आपने मुझे किस लिए सिलेक्ट आपने मुझे क्यों सिलेक्ट किया? आपने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया था? और मैं सिलेक्ट होने की मेरी वजह क्या थी? तो उसने बोला मैंने शायद 14-15 लोगों का इंटरव्यू लिया था। लेकिन तुम्हारे जो प्रेज़ेंटेशन में एक बात थी,
वो ये थी कि तुमने स्ट्रैटेजी तो दिखाई, तुमने उसमें भी सब बात करी, लेकिन तुमने एंड में एक पूरा एग्ज़ैक्ट एक्सेल मीडिया प्लान भी बना के हमें प्रेज़ेंट किया और उसको भी तुमने हमें ब्रेक डाउन करके दिखाया कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ हाउ आई विल प्लान इट। इसके बिहाइंड ये स्ट्रैटेजी है। तुमने पूरा स्टार्ट से एंड तक हमें लेके गई और तुम्हारे पास सब चीज़ों की नो हाउ थी, तुम्हें पता था कि प्लेटफ़ॉर्म पे क्या चल रहा होता है, स्ट्रैटेजी में, डेटा में मुझे क्या देखना है, मुझे एक्सेल में, मीडिया प्लान में क्या करना है। तो दिस इज़ व्हाई आई सेलेक्टेड यू। मतलब आप, इट्स नॉट ओनली अबाउट, सो द मेन रीज़न ऑफ आस्किंग दिस इज़ टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट ओनली अबाउट लक, ठीक है? व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस से जो आपने अभी चीज़ बताई उससे कुछ चीज़ें सीखने की हैं। नंबर 1 इज़ यू नीड टू ऑलवेज़ चेक योरसेल्फ, ठीक है? पाकिस्तान में आपको ये लगता है कि जब आप एक जगह पे कंफर्ट लेवल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में आप 2, 3, 4 एजेंसीज़ में काम करो, आप तकरीबन 90% लोगों को जानते हैं। क्योंकि वो हुँ, इधर से उधर ही हो रहे होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि या तो मैनहट्टन से होकर भी चले जाएँगे और वेलवी से सचिन सच चले आएँगे, सचिन सच से वापस होकर भी आ जाएँगे और इसी तरीके से चल रहा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि व्हेन व्हेन यू अप्लाई विद अ बैकअप प्लान, कि ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप जॉब पर होते हैं और जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, द वे यू गिव इंटरव्यूज़ इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपकी आपने उससे सीखी वो ये है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मैंने कर दिया, मेरी सिलेक्शन हो गई, ठीक है, अब फिर उसको लेके चला जाए। आपको अपनी ग्रोथ के लिए देखना पड़ता है कि हर 6 महीने, साल बाद आप किस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है? आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू थिंग जिसकी वजह से अम, एक जूनियर एक सीनियर तक पहुँचता है बहुत कम टाइम में, ठीक है? क्योंकि आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेसिकली सीनियर और जूनियर को इसलिए काउंट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड द वे ऑफ कम्युनिकेशन टेल्स कि आप कितना एक्सपीरियंस हो, ठीक है? हुँ, तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपने अभी टेस्ट में बताई, कि लोगों का ये होता है कि आई थिंक 80% लोग टेस्ट सिर्फ़ उतना ही करते हैं जितना ब्रीफ दी जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उतना तो हर कोई कर रहा होता है। हुँ, ये आपको देखना होता है कि आपको अपने आप को अपस्केल करने के लिए, अपने आप को अपसेल करने के लिए आप उसमें अपना टच क्या देते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। हाउ कैन नो आई नो हाँ, नो मैटर व्हाट यू गेट सेलेक्टेड और यू गॉट रिजेक्टेड, दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट था, ये मैंने कर दिया, बट दिस इज़ व्हाट आई रियली थिंक ये होना चाहिए, ये मेरी तरफ से पर्सपेक्टिव है, ठीक है? अच्छा, आप शायद बहुत कम ऐसे लोगों में हो कि जिन्होंने पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई करा। आप उस वक़्त यूएई में थीं, क्योंकि जब आप यूएई आई थीं, जब मैं यूएई में आया था, तब सिचुएशन ऑफ वीज़ाज़ बहुत अलग थे, हुँ, ठीक है? तब आप बहुत अलग तरीके से देख रहे हो तो, ठीक है? हुँ, अब आप मुझे थोड़ा-सा ये बताओ कि क्या इसी लक वाले फैक्टर पे रहते हुए, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ अभी लक, कि आपने भेजा और आपने छोड़ दिया, क्योंकि जब आप चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहे होते ना, तो आप उस पे ज़्यादा वो भी नहीं होते। जैसे आपने पहले टेस्ट के लिए बहुत मेहनत करी, तो उसके बाद आपने हुँ, बोला ठीक है यार, इतनी मेहनत कर ली, अब अगले वाले पे नहीं करनी। सही, क्योंकि यू इन्वेस्ट योर टाइम, तो आपके थोड़े बहुत होप्स होते हैं, ठीक है? हुँ, पाकिस्तान में आप यूजुअली आपको पता चल जाता है, क्योंकि यार कोई ना कोई आपको रेफ़र कर रहा होता है और आप किसी न किसी तरीके से उसको पहले से जान रहे होते हैं। पाकिस्तान और यूएई में एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है हायरिंग का, वो सैलरी भी है, ठीक है? आप पाकिस्तान में जिस सैलरी पर होते हैं, उसके 10x या 5x सैलरी पे आप यूएई में होता है, ठीक है? इट्स नॉट ओनली, अब मैं इसको उस तरीके से देखता हूँ कि इफ एनीवन वांट्स टू कम एंड वर्क इन यूएई और एनी अदर कंट्री, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप पाकिस्तान में ₹50,000 में काम कर रहे हैं और कन्वर्जन के बाद आपको यूएई में ₹5,00,000 मिल रहे हैं पाकिस्तानी, तो आपको काम भी 10 गुना ज़्यादा करना होगा, तभी वो आपको इतना पैसा दे रहे हैं। ऑल्दो कि वो वहाँ के हिसाब से नॉर्मल होगा और ये सारी चीज़ें, ठीक है? मुझे एक और चीज़ बताना कि यार, so now you are in UAE for more than almost 2 years, या more than 2 years, ठीक है? डू यू थिंक यार यहाँ पे यही फैक्टर रखते हुए जॉब लग सकती है? अब आप यहाँ पे यहाँ का ग्रोथ प्लान क्या सोच रहे हो? ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान में तो यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपने ये चीज़ ट्राई करी, फिर आपने स्विच कर लिया। आपको क्या लगता है कि यूएई में रहते हुए अभी के हिसाब से पाकिस्तानियों के हिसाब से स्पेसिफिकली किस तरीके से अपनी आउटरीच बढ़ाते हो? किस तरीके से अपने आप को अपसेल कर रहे हो? ठीक है? अ, ऐसा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे ना लोग इतना टाइम नहीं लगाते। वन्स यू गेट अ जॉब, फिर आपका हुँ, जीना-मरना जॉब होता है। फिर आप
मैंने तो नहीं देखा, बहुत कम ही ऐसे लोग होते होंगे जो थोड़ा बहुत टाइम निकालते होंगे और अपनी सेल्फ लर्निंग पे या सेल्फ डेवलपमेंट पे कुछ लगाते होंगे टाइम। आपको क्या लगता है, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग पे टाइम लगाते हो आप यूएई के अंदर ग्रो करने के लिए? आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सो मुझे यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा एक शॉक मिला था कि यहाँ पे ना प्रमोशंस ऐसे जैसे पाकिस्तान में हो जाती है ना, 1 साल में आपको बना दिया सीनियर प्लानर, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे आपको 2-3 साल भी लगा दो, तो भी जाके वो बोलते हैं कि अभी तो नहीं, अभी तो आप रेडी नहीं हो। और आपको बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है इन अ सेंस कि आप 1-2 लोगों से आप अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग भी करें, आप जो है यू हैव टू बी आउट देयर एज़ वेल। प्लस यहाँ पे आप बहुत ज इट्स वेरी फास्ट पेस्ड हियर, ठीक है? स्पेशली जो हम पाकिस्तानी हैं वो तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि हम बहुत माइनॉरिटी में से होते हैं। अगर आपको बताऊँ तो मैं ओमनी कॉम में पहली होंगी जिसको पाकिस्तान से रिलोकेट किया गया है। वरना जो 3-4 मेल और पाकिस्तानी हैं, वो यहाँ दुबई में ही थे, रहते हैं, पले-बड़े हैं, तो उनको उन्होंने हायर किया। बट रिलोकेशन अगर मैं जाके किसी की सीवी देती हूँ ना, अच्छा मैं बहुत चीज़ में मैं जा के सीवीज़ देती हूँ ना, ये बहुत अच्छा है, इसको हायर कर लो, ये बहुत अच्छा है, इसको हायर कर लो। मैं ईमेल इतनी बड़ी-बड़ी कि इसकी सीवी है, ये इस चीज़ में बहुत अच्छा है, इसको आप कंसिडर कर लें। लिटरली मैंने कोई 10-12 लोगों के लिए ट्राई किया हुआ है। सबको एक कॉल ज़रूर जाती है। लेकिन जब मैं पूछती हूँ ना हायरिंग का क्यों मतलब सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? तो कहते हैं पाकिस्तानी के वीज़ाज़ के इतने इश्यूज़ हैं लाइबा कि हम जब रिलोकेशन का सोचते हैं तो वो हमारे लिए इतना बड़ा हेडेक बन जाता है कि फिर हम कहते हैं हम या तो दुबई में जो हो उसको हम हायर कर लें या फिर कोई यहाँ पे जो दूसरी नेशनैलिटीज़ हैं उनको हायर कर लें। हाँ, मतलब नेशनैलिटी वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर है, क्योंकि हाँ। लोगों को पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि यार इट्स नॉट अबाउट ओनली हायरिंग अ पर्सन, ठीक है? वो अम, मुझे ऐसा लगता है, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि यस, पाकिस्तान से किसी की भी नौकरी लग सकती है, क्योंकि जब मेरी लगी है तो आपकी लगी है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने कोई 30 मार खान तो थे नहीं, हमने भी वैसे ही अप्लाई करा और उन्होंने भी वैसे अप्लाई करा, लेकिन टाइम टू टाइम आपको ना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ता है, ठीक है? 2 साल पहले या 3 साल पहले जिस तरीके से मार्केट चल रही थी, या यूएई जिस तरीके से बुला रहा था, क्योंकि उनके लिए आप एक इंसान हो जो उनका एक काम करोगे, और उनकी हुँ, चीज़ देखनी होती है कि यार आप इतने अच्छे होने चाहिए कि वो आपके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स उठाएँ। ठीक है, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि रिलोकेशन कोई इतना हलवा नहीं होता। अगर रिलोकेशन इतना ही आसान हो ना, और अगर हाँ। रिलोकेशन, भाई रिलोकेशन क्यों करेंगे? वो हुँ। पाकिस्तान से क्यों बुलाएँगे जब उनको पता है कि कुछ दुनी एक हाँ, एक्स्ट्रा चंक है जो सैलरी के अलावा वो आप पे इन्वेस्ट हाँ। करेंगे। और दूसरा उनको पता है कि मतलब पाकिस्तानी नेशनैलिटी पे लगाने से अच्छा भाई यहाँ पे यूरोपियन है, यहाँ पे इतने सारे और नेशनैलिटीज़ जो खुद आके रह रहे हैं, तो उनको उनको दे देते हैं। तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भई आपको किस तरीके से अपने आप को आउटरीच बढ़ानी है। और दूसरा ये होता है कि हमारे यहाँ ना चीज़ों को ना बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। हमारे यहाँ इंटरव्यूज़ को, हमारे यहाँ फर्स्ट कॉल को, इनिशियल कॉल को बहुत वो लिया जाता है। मैं बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जिनको फर्स्ट कॉल आती है, फिर वो बोलते हैं कॉल किससे आई? तो उन्होंने कहा हमने तो नाम ही नहीं पूछा। मैंने कहा यार मतलब आप किस तरीके से रिवैल्यूएट करते हो? आप किस एटीट्यूड तरीके, शो करने का कैसा है? हुँ। मतलब अगर आपको कल कल को कोई चीज़ रिवैल्यूएट करनी पड़ेगी यार, कि मैं कहाँ पे था? क्यों कॉल आई है? क्या अपडेट है? ठीक है, तो क्या हुँ। नाम क्या था उनका? भाई ये तो बहुत सिंपल सा होता है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम पीपल हैंग अप एंड लाइक हाँ भाई, बात-वात करी, वो हैंग अप करते हैं और वो पूछते ही नहीं कि भाई आप कौन हैं? ठीक है? हुँ। दैट कम्स टू अनदर फेज़ कि यहाँ पे लोगों को ना यही नहीं पता कि इंटरव्यूज़ देने कैसे हैं, ठीक हुँ। है? यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग 5 मिनट में एनीवन कैन इवैल्यूएट यू कि आपको जॉब कितनी शिद्दत से चाहिए या जॉब का आपको पैशन है, ठीक है? यस। क्योंकि जब पाकिस्तानियों से मैं देख रहा होता है, मैं इंटरव्यूज़ देख रहा होता हूँ लोगों के, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी ग्रो नहीं कर रहे। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन यूएई, ठीक है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ। लेकिन वो माइनॉरिटी है भाई। वो हुँ। अगर 100 में से सबसे, क्योंकि यूएई पिक वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है? जो सबसे बेस्ट उस वक़्त उस सिचुएशन का होगा, ठीक है? हुँ। आई वोंट बी सेइंग कि वो हर लिहाज से बेस्ट होगा, लेकिन उस सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट होगा वो उसको पिक कर लेंगे, ठीक है? और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी आपने एक बात बताई ना कि यार जब आप यूएई में किसी को बोलते हो ना कि यार इसको एक मर्तबा देखें, या जब आप रेफर करते हो, तो दे गिव देम अ कॉल, दे गिव देम अ चांस। ऐसा नहीं होता कि वो नहीं सुनते। रेफर इज़ वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पे हायरिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट हायरिंग अ पर्सन। उनको कल्चर फिट देखना होता है, उनको ये देखना होता है कि यार
क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है ना कि आपने 6 महीने के लिए बंदा हायर करा, आपका प्रोजेक्ट आ गया, आपने बंदा हायर कर लिया, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है? अगर आप कंपनीज़ की बात करें जो मल्टीनेशनल है, जो जो यूएई बेस्ड है, सालों से काम कर रही हैं, उनको ये भी देखना होता है कि भाई अगर मैं बंदा पाकिस्तान से हायर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है? क्योंकि बाकी लोग तो अंग्रेज़ी बोलते हैं और आपको इतनी तो आनी चाहिए कि आप उनसे कम्युनिकेट कर सकें एंड वाइस यस। वर्सा। So that's totally a very good point. इसके अलावा मुझे एक और बात बता। ऑफ यहाँ पे आना मुझे लगता है बहुत आसान है। एक्वायरिंग अ जॉब इज़ वे टू ईज़ियर इन कंपैरिज़न टू कि आप यहाँ पे सस्टेन कैसे करते हो। यहाँ पे उस मार्केट में सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है। मतलब अगर मैं ये आपको रोज़ अपने आप को अपस्किल नहीं कर रही हूँ ना और मैं अपने ऊपर काम नहीं कर रही हूँ और लोग समझते हैं पाकिस्तान में कि अच्छा ठीक है सर्टिफ़िकेशंस क्या है यार बस ऐसी थोड़ी बहुत वीडियोज़ देखी गूगल से आंसर्स निकाले और बस पास करा और बैज लगा दिया कि ये मैं सर्टिफ़िकेशन मैंने कर लिया मेटा मैं सर्टिफ़ाइड हूँ। यहाँ पे सर्टिफ़िकेशंस बहुत मैटर करती हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग्स मतलब वो ट्रेनिंग्स पे इतना काम करते हैं यहाँ पे लोग, आपको बैठ-बैठ के सिखा रहे होते हैं। अब जैसे एआई जब से इवॉल्व हुआ है, हमारे ऑफ़िस में मुझे मुझे मैं काउंट भी नहीं कर सकती कि कितने उन लोगों ने ऐसे सेशंस अरेंज किए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स अरेंज किए हैं कि हम ये सीख सकें कि अच्छा ठीक है अगर एआई इवॉल्व हो रहा है, तो वो हमें हेल्प आउट कैसे करेगा? बिकॉज़ सी एआई कैन नॉट रिप्लेस अस, इट कैन बी अ मेजर पार्ट कि वो हमारे हम उस साथ मिलके एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिकॉज़ एक ह्यूमन टच भी ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी अ ह्यूमन टच आपकी कम्युनिकेशन लाइन से, आपकी अपनी एक सोच, आपका जो एक्सपीरियंस है दैट मैटर्स ठीक है एआई बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आप उसको अपने लिए इन अ यूज़फुल वे आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड देन आप अपने अपने ऊपर काम कर सकते हैं, आप अपस्किल कर सकते हैं वो चीज़ें देखते हुए कि अगर ठीक है एआई से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो मैं उसको सीख के मैं अपने काम में कैसे इम्प्लीमेंट करूँ? कि अगर आज गूगल ने एक नई चीज़ निकाली है कि अगर आप सर्च करते हैं, पहले आप सर्च करते थे, आपको वो लिंक्स देता था कि आप लिंक खोलो और जाके आपको आंसर मिल जाए। लेकिन अब जब आप कुछ सर्च करते हो, आपके पास एक पूरा एआई आंसर आता है, पूरा बना हुआ कि आपको नीचे लिंक्स खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आपकी अपनी एडवर्टाइज़मेंट में जब आप गूगल सर्च कैंपेन्स लगा रहे हो, तो वो आपको कितना हेल्प कर रहा है आपको यहाँ पे बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें अडैप्ट करके अपने आप पे काम करना पड़ता है वरना आप उनके लिए कुछ भी नहीं हो। दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल जिन पे वो रिलाई कर सकते हैं। आपको उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत शायद नहीं है। उनके पास एग्री फेस ऑन एग्री ऑन द पॉइंट, क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि रिप्लेसमेंट हर चीज़ की होती है, ठीक है? हुँ, आई डोंट सी यार, ठीक है, यू आर इफ यू आर डूइंग अ जॉब तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप उसमें कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बट आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि यूएई में एक तो ये वाली चीज़ नहीं है ना कि हर साल आपको 30% 40% की रेज़ मिले, ठीक है? यहाँ के डायनामिक्स बहुत अलग हैं, यहाँ पे जब आते हैं तो आपके सर पे बहुत सारी चीज़ों की तलवार होती है, क्योंकि सबसे बड़ी तलवार होती है कि जॉब है तो आपकी एमएस आईडी है, ठीक हुँ, है? तो आपको ये बात पता होता है कि आई हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। द सेकंड थिंग हुँ, इज़ कि यार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द लर्निंग एंड डेवलपमेंट पार्ट यहाँ पे इसलिए ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पे, आई थिंक दुनिया में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान थोड़ा-सा शायद 20-25 साल पीछे है, तो हम उन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करते और हम मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ग्रो करना होता है, तो आपको ये चीज़ देखनी होती है, आपको किस जैसा बनना है। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये सोचा कि आपने स्टार्टिंग में ये बोला कि यार आपने सोचा था कि यार मुझे ग्रुप एम में काम करना है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप ग्रुप एम में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को फ़ॉलो करेंगे। हुँ, अगर आपको लगता है कि अगर आपको यूएई मार्केट में काम करना है, अगर आपको लग रहा है आपको गूगल में काम करना है, तो आप फिर उन लोगों को फ़ॉलो करें जो गूगल में वाक़ई में काम कर रहे हैं। हुँ, उन 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 जैसा बन के कोई गारंटी तो नहीं है कि आप गूगल में चले जाएँगे, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि आप बाकी लोगों से बहुत बेहतर होंगे और चांसेस आपके बढ़ जाएँगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि लोग ये भूल जाते हैं कि सर्वाइवल रेट अलग होता है। हुँ, यूएई में इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग अ जॉब, इट्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि एट व्हाट नंबर यू आर गेटिंग अ जॉब। क्योंकि यस, ऐसा नहीं है ना कि आप 4000 दिरहम की जॉब कर लें और आप सर्वाइव कर लें। येस, हुँ, येस, देयर आर पीपल हू आर अर्निंग स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 दिरहम्स टू गो अप टू 2 लाख दिरहम्स, बट आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। और आपको यूएई में रहते हुए आप कितने भी इंडिविजुअल हो, आप बेशक अपनी फैमिली के साथ रहते हो, आप अकेले रहते हो, आपको ये चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है कि भाई हर चीज़ मैनेजेबल होनी चाहिए। क्योंकि हुँ, आपको घर देखना है, आपको आपको खाना देखना है, आपको ग्रोसरी देखनी है, आपको घर आके बर्तन धोने हैं, आपको काम करना है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट, तो इट्स नॉट लाइक जो हम पाकिस्तान में
हमारी ज़िंदगी होती है ना शाहाना कि भाई उठेंगे तो अम्मा उठ गई तो उन्होंने खाना बना के दे दिया। आप ऑफ़िस से लेट आ रहे हो तो आपको खाना गरम-गरम मिल रहा है। आपको यहाँ हर चीज़ देखनी होती है टेंशन तो नहीं है कि घर जाएँगे तो खाने को नहीं है कुछ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। इसमें इसमें ना सेल्फ द डेफिनिशन ऑफ कि यार मैं इंडिपेंडेंट हूँ या मैं इंडिपेंडेंट लड़का हूँ या लड़की हूँ, वो वाक़ई में पाकिस्तान से बाहर होते हैं क्योंकि आपको हर चीज़ खुद करनी होती है। हाँ। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जहाँ पे यहाँ पे लोगों के टाइम की अहमियत है, ठीक है? हुँ। ओवर हियर 9 इज़ 9, 5 इज़ 5, एवरीवन केयर्स अबाउट इट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिन के 6-7 घंटे ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हुँ, उसी उतने ही टाइम फ्रेम के अंदर मार्क ज़करबर्ग बना होगा, उतने ही टाइम फ्रेम के अंदर एलन मस्क बना होगा, उतने टाइम के अंदर कोई भी बंदा ग्रो कर सकता है। क्योंकि जो आपका मैनेजर होगा उस वो भी उतने ही टाइम में काम कर रहा है। लेकिन हुँ, आपको ये चीज़ देखनी होती है आपने अपना ग्रोथ प्लान कैसा रखना है। I think we have discussed a lot of good pointers, Laiba, and I'm pretty much sure a lot of people will understand a lot of good things. Thank you so much for this brief call to getting understanding of कि what is media planning and how this media planning and buying works. I'm pretty much sure if anyone have a thought of it या उनको कोई सवाल होगा तो they can reach out to you on LinkedIn and I'm pretty much sure you will gonna be helping them as well. So thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. थैंक यू सो मच उमैर, इट वाज़ रियली नाइस हैविंग दिस कन्वर्सेशन और मुझे पता नहीं था कि मैं जब बोलने लगूँगी तो मेरे पास अपने पॉइंट्स होंगे, क्योंकि मैं ये सोचती थी कॉल से पहले कि अच्छा मैं क्या बात करूँगी, बट वन मोर पॉइंट टू ऐड कि लोग जब इंटरव्यू यहाँ पे देते हैं तो दिस इज़ माय टिप कि लोग जिस मार्केट में भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उस मार्केट के डायनामिक्स देखते हुए, उस मार्केट की ऑडियंस को देखते हुए, उसको समझते हुए अपने आप को प्रेज़ेंट करें, वो इंटरव्यू दें। क्योंकि अगर आप वो वाली चीज़ें प्रेज़ेंट करेंगे जाके जो पाकिस्तान में चल रही हैं, वो तो ख़ैर 10-15 साल पीछे की चीज़ें हैं। तो वो उनको अट्रैक्ट नहीं करेंगी। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उनकी मार्केट पे कितना रिसर्च किया है और आप में कितनी, हालाँकि उनको पता है कि आप यहाँ नहीं हैं, बट स्टिल द फैक्ट दैट यू ट्राइड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट डायनामिक्स एंड उसकी ब्रीफ पे आपने काम उसको समझते हुए किया है और फिर आपने प्रेज़ेंट किया है, दैट लाइक मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा मेजर चंक होता है कि उनकी फाइनल डिसीजन मेकिंग में कि अच्छा ठीक है, दिस गाय नोज़ हाउ टू डू थिंग्स। Perfect. I think that this is a very good advice for everyone. But thank you so much, Laiba. Thank you so much for your time. Have a nice day.